हेलो एवरीवन। मैं ये कई लेक्चरों से नोटिस कर रहा था कि आपको जो लिखा हुआ है वो दिख कम रहा है, मतलब छोटे छोटे अक्षर दिख रहे हैं। आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने अपने वो जो बेड को थोड़ा सा हटा दिया है। आज आज जो आपको जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा बड़ा लगेगा और जो है आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। आज हम क्या शुरू कर रहे हैं, तो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उसका लेक्चर नंबर 3 चल रहा है। तो लेक्चर नंबर 3 में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ना, मतलब लेक्चर नंबर 2 में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमने माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट पढ़ा। अभी तक आपके सामने एक डीपीपी भी आ चुकी है इसकी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की, जिसपे हमने अब तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए हैं। यानी कि अभी तक हमारा जो टॉपिक हो गया उसके बेस पे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हमारा अभी तक कहाँ तक हम चल चुके हैं, तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट या उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या कहते हैं, किस किस में यूज होता है। टोडी नाम की एक ड्रिंक भी सुनी थी हमने, जो कि क्या कहते हैं साउथर्न इंडिया में बनाई जाती है। और क्या पढ़ा था, इथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में देखा था। आज हम कुछ केमिकल्स, एसिड एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर है ये दी मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है। मैंने आपको बताया था कि इसका जो वेटेज है वो 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है, पर चैप्टरों के रिड्यूस होने से 3 से 4 का भी हो सकता है। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम जो लिस्ट बनाएंगे, यानी आज हम नेम ऑफ एसिड के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल के बारे में पढ़ेंगे और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चार्ट को आप, जो मैं 3 चार्ट आज बनवाने जाऊंगा, इसको आप कम से कम 4 से 5 बार तक प्रैक्टिस करें। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है हाई हो जाएगा। कोई कह रहा है मैं 4 बार प्रैक्टिस करूंगा, तो एक बार और कर लेना मेरी तरफ से, तो आपका 5 बार प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई कह रहा है 5 बार, तो 6 बार कर लेना। मतलब जितना आप सोच रहे हो उससे 1+1 कर लेना। फिर आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, यानी जो 2 से 3 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन तो सीधा आप यहीं से मान सकते हो कि इन्हीं 3 टॉपिक से आ जाएंगे और सीधे क्वेश्चन आएंगे। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो यही है। तो आइए आज आप बात कर लेते हैं नेम ऑफ एसिड के बारे में, नेम ऑफ माइक्रोब के बारे में और टाइप ऑफ माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला एक इसमें आपकी एनसीईआरटी में एक एसिड दे रखा है जो कि लैक्टिक एसिड होता है। तो लिख लो लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड का जो माइक्रोब है ना वो क्या है सर, लैक्टोबैसिलस है। अगर आपसे पूछा जाए कि लैक्टिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है लैक्टोबैसिलस से। तो लिख लो फिर नेम ऑफ माइक्रोब क्या होगा सर, लैक्टोबैसिलस। और टाइप ऑफ माइक्रोब इसका क्या होगा, बैक्टीरिया। यानी ये कौन सा ऑर्गेनिज्म बनाने का काम करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या फिर लैक्टिक एसिड कौन बनाने का काम करता है सर, बैक्टीरिया करता है, जो कि लैक्टोबैसिलस होता है। नेक्स्ट लिखो ब्यूटाइरिक एसिड। ब्यूटाइरिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड जो होता है ना वो बनाता है हमारा क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। इसका नाम आप ऑप्शन से ही देख के पहचान सकते हो। तो ये बनाता है सर क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। गाने भी अच्छे अच्छे चल रहे हैं, बीच में अगर आपको आवाज आ रही होगी तो सुन सकते हैं आप। शादियों का माहौल चल रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। तो ये कौन बनाता है सर, ये भी एक बैक्टीरिया बनाने को बनाता है। तो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या है सर, एक बैक्टीरिया है। तो आप इसको नोट कर लेना। और क्या होता है, तीसरे प्रकार का एसिड है वो है हमारा एसिटिक एसिड। क्या है हमारा, एसिटिक एसिड। ये कौन बनाता है, नेम ऑफ माइक्रोब लिखोगे तो आप लिखोगे एसिटोबैक्टर। क्या, एसिटोबैक्टर। इसको जो है एसिटोबैक्टर बनाने का काम करता है। और टाइप ऑफ माइक्रोब क्या है सर, ये बैक्टीरिया है। यानी कि आपको जो 3 एसिड दिख रहे हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। पहला एसिड लैक्टिक एसिड जो कि लैक्टोबैसिलस बनाता है, ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। ब्यूटाइरिक एसिड क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये भी एक बैक्टीरिया है। तीसरा है एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर, ये भी एक बैक्टीरिया है। चौथा आपका एसिड है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कौन बनाता है, तो लिखो सिट्रिक एसिड। ये आपको जो है नोट याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है यहां से। तो सिट्रिक एसिड बनाता है एस्परजिलस नाइगर। कौन बनाता है सर, एस्परजिलस नाइगर। तो ये बनाने का काम करता है एस्परजिलस नाइगर
जो कि कहाँ आता है सर, हमारा फंजाई में आता है। तो एस्परजिलस नाइगर बनाता है और ये क्या है सर, फंजाई है। तो आपको 3 तो बैक्टीरिया याद रखने हैं कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, ब्यूटाइलिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया, एक आपके उसमें फंजाई बनाती है जो कि सिट्रिक एसिड है एस्परजिलस नाइग्रिक जो कि फंजाई है। तब तक आप इसको नोट करो, मैं आपके सामने अगली स्लाइड डिस्कस करता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, नेम ऑफ एंजाइम पढ़ेंगे और उसका सोर्स भी पढ़ेंगे और साथ में उसका क्या रोल है। तो आपको ये टेबल बार बार बना के प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है काफी अच्छा हो जाए और आप इस टॉपिक पे कमांड कर लें, क्योंकि ये टॉपिक जो है क्वेश्चन पेपर में आता ही है। तो अगला आप लिखो नेम ऑफ एंजाइम, उसके लिए एक अलग हेडिंग बनाओ और इन मतलब एक अलग टेबल बनाओ। नेम ऑफ एंजाइम लिखो, साथ में आप क्या लिखोगे, उसका सोर्स लिखोगे कि वो कहाँ से मिलता है, उसका सोर्स क्या है। तो ऐसे आप अपने कॉपी में 3 कॉलम बनाना, सोर्स, और उसके बाद क्या लिखोगे, उसका रोल लिखोगे कि उसका क्या रोल है, क्योंकि आप किसी के बारे में पढ़ोगे तो उसका फंक्शन या रोल काम भी तो पता होना चाहिए। तो नेम ऑफ एंजाइम में लिखो जाइमेस, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है पर पढ़ने में एक आध जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से बाहर चले जाते हैं। तो जाइमेस ये बनाता कौन है, तो लिखो स्ट्रेप्टो ना सैकेरोमाइसिस। अब ये सैकेरोमाइसिस आपने सुना है ना, क्या होता है सर, सैकेरोमाइसिस सेरिविसियाई या सैकेरोमाइसिस एक ग्रुप होता है यीस्ट का। तो लिखो सैकेरोमाइसिस, तो ये क्या है सर, अपने आप में एक यीस्ट है। तो अगर आपसे सैकेरोमाइसिस कहते हैं तो सैकेरोमाइसिस क्या होता है सर, यीस्ट है, एक ग्रुप होता है। तो ये इसका जो रोल होता है वो क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है इथेनॉल, यानी ये क्या बनाने के काम आता है, ये आता है सर इथेनॉल बनाने के काम। तो प्रोड्यूस इथेनॉल। अगला अगला आप लिखो स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस को जो सोर्स है वो कहां से मिलता है, तो देखो उसका सोर्स है स्ट्रेप्टोकोकस। आज आपको लिखा हुआ थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस। मैं अब ऐसे ही वीडियो बनाया करूंगा ताकि आपको दिखे। तो ये कहाँ है, इसके द्वारा हेल्प से बनता है स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार है। इसको किससे बनाते हैं सर, जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार करते हैं। इसका जो रोल है स्ट्रेप्टोकोकस का, वो क्या करता है, ये डिसॉल्व करता है क्लॉट को। तो लिखो इट डिसॉल्व क्लॉट, इट डिसॉल्व क्लॉट, ठीक है, हेंस क्लॉट बस्टर। अगर कोई चीज क्लॉट को डिसॉल्व कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, क्लॉट बस्टर। होता क्या है, जो हमारी आर्टरी या ब्लड कैपिलरी होती है ना, वो ब्लड कैपिलरी मान लो क्या कर रही है सर, वो ऐसे आ रही है, ये मान लो एक ब्लड की जा रही है कैपिलरी, वो किसको मतलब प्रोड्यूस कर रही है, ब्लड की, क्या कहते हैं, हार्ट को। तो अब क्या हुआ, मान लो ये हमारा हार्ट है, इस तरह से, ये ऐसा नहीं होता है स्ट्रक्चर, मान लो ये हार्ट है हमारा और यहां से ब्लड आ रहा है, बीच बीच में बहुत सारे क्लॉट बन गए, तो जिससे ब्लड का जो फ्लो है ना वो घटेगा, क्योंकि ब्लड आराम से नहीं जा पाएगा, क्योंकि बीच बीच में क्या आ रहे हैं सर, क्लॉट आ रहे हैं। तो इन क्लॉट को डिसॉल्व करने का या मतलब इनको तोड़ने का कौन काम करता है, तो सर इनको तोड़ने का काम करता है हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार होता है। और अगर क्लॉट बस्ट हो गए, मान लो अगर ये क्लॉट बस्ट नहीं होते तो ब्लड बहुत धीरे धीरे जाता और पूरे हार्ट सेल तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो हार्ट सेल की डेथ होने लगती है। अगर हार्ट सेल मरने लगते हैं तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, यानी मसल की डेथ होने लग जाती है, किसकी, हार्ट मसल की। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, यानी कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंट करता है, लिखो प्रिवेंट फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो यह मायोकार्डियल इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, मायोकार्डियल, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये रोल भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या पढ़ा हमने, पहला जाइमेस पढ़ा, जाइमेस का क्या काम होता है,
प्रोड्यूस करता है इथेनॉल, सोर्स है उसका सैकेरोमाइसिस जो कि एक यीस्ट है। दूसरा है स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसका सोर्स है स्ट्रेप्टोकोकस, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है। ये डिसॉल्व करता है क्लॉट को। क्लॉट कैसे बनते हैं तो आपने वो पढ़ा होगा कि जब हम एक्स्ट्रा चीज या फैटी चीज खाते हैं तो वो हमारे ब्लड में डिपॉजिट होने लग जाती है। तो जब वो डिपॉजिट होती है तो वो एक क्लॉट बना लेती है। तो ये क्लॉट क्या करते हैं, हमारे ब्लड को एफिशिएंटली जाने नहीं देते। अगर ये ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट को हो रही होती तो ये ब्लड जो है आसानी से हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं मिल पाता। अगर हार्ट की मसल को ब्लड नहीं मिलेगा तो उसके संग ये समस्या हो सकती है कि मसल्स की डेथ होने लगेगी। अगर मसल्स की डेथ होगी तो एक प्रकार से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा जो कि बहुत ही खतरनाक घटना है। तो ये प्रिवेंट करता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को और लीडिंग टू हार्ट अटैक, मतलब हार्ट अटैक आने से बचाता है, लीडिंग टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, अरे कई लोग तो जो है हार्ट अटैक बोलते हैं, मेरी तरह होंगे तो वो हार्ट अटैक बोलते होंगे, जो कि होता है हार्ट अटैक। अगला जो आप लिखोगे वो लिखोगे लाइपेस। अब लाइपेस का कोई सोर्स नहीं दिया है एनसीईआरटी में, तो लाइपेस का जो है सोर्स नहीं लिखेंगे हम भी, क्योंकि जब दिया नहीं है तो पूछेगा भी नहीं। तो आप इसका सोर्स में जो है जगह छोड़ दो, ऐसे ही सोर्स नहीं दे रखा है। ये करते क्या है लाइपेस, देखो होता क्या है ना, जो फैट ग्लोब्यूल होते हैं, या फैट ग्लोब्यूल नहीं कहेंगे, ऑयल, ऑयल देखा आपने, ऑयल क्या होता है, अगर आप गर्मी के, अगर आपसे मैं पूछूं कि कपड़े गंदे कब होते हैं, गर्मियों में ज्यादा जल्दी गंदे होते हैं या सर्दियों में? सर गर्मियों में। क्यों? क्योंकि गर्मियों में हमारे शरीर से जो है स्वेट रिलीज होता है, यानी पसीना रिलीज होता है, और ऑयल ग्लैंड्स भी होती है हमारे शरीर में जो कि ऑयल्स को सिक्रीट करने का काम करती हैं, तो वो जो है कपड़ों को गंदा करती है। तो लाइपेस क्या करता है ना, अगर हम इसको ऐड कर दें किसमें, लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन में, तो लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन में अगर हम इसका ऐड करेंगे तो ये रिमूव करता है ऑयली स्टेन को। तो आप इसका जो रोल लिखोगे वो क्या लिखोगे, इट इज एडेड विथ लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन। कहां यूज होता है सर इसका, तो लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन में यूज होता है। और ये क्या करता है, रिमूव ऑयली स्टेन, रिमूव ऑयली स्टेन। तो तीन हमने क्या पढ़ लिया सर, नेम ऑफ एंजाइम पढ़ लिए। एक और एंजाइम होता है चौथा, इसका भी सोर्स नहीं दे रखा है पर आप इसको लिख लो। चौथा आपसे कह रहा है प्रोटीएस और पैक्टिनेस, और पैक्टिनेस। देखो ये क्या होता है ना, प्रोटीएस और पैक्टिनेस, इसका सोर्स नहीं दिया। आप जब क्या कहते हैं जूस की दुकान पे जाते हैं, आप कहते हैं भैया आप फ्रेश जूस निकाल दो हमारे लिए, किसका, मौसमी का या संतरे का। तो अगर आप मार्केट से जो जूस लेते हो, मतलब आपने शॉपकीपर से कहा, शॉपकीपर तो नहीं कहेंगे उसे, जूस वाले भैया से कहा भैया आप जो है हमें जूस निकाल के दो, हमको जो है जूस पीना है। तो ठीक है, आपने क्या करा, जूस पीने आप गए, आपने देखा कि उसमें कुछ धागे जैसे मिलेंगे, फाइबर्स देखने को मिलेंगे। तो वो धागे कैसे हो सकते हैं सर, प्रोटीन के होते हैं, प्रोटीन के हो सकते हैं। तो अगर प्रोटीन होंगे तो उसे प्रोटीएस डाइजेस्ट करेगा, या पैक्टिनेस के होंगे तो पैक्टिन को पैक्टिन के होंगे तो पैक्टिनेस डाइजेस्ट करेगा। और इसको हम कर क्या सकते हैं ना, ये धागों को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं प्रोटीएस और पैक्टिनेस। तो ये कहाँ काम आएंगे सर, जो हम बाजार से जो जूस खरीदते हैं ना, डब्बा बंद जूस कहते हैं जिसे, उसमें देखना आपको रेशे या फाइबर देखने को नहीं मिलते हैं। वो क्यों नहीं मिलते हैं, वो प्रोटीएसेस और पैक्टिनेस का यूज करते हैं, जिससे वो जो धागे होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसका काम क्या है, ये क्या करता है सर, इट डाइजेस्ट, इसका लास्ट वाले का फंक्शन लिखो, इट डाइजेस्ट प्रोटीन एंड पैक्टिन एंड क्लियर बॉटल जूस। जो इससे हमें मिलता है क्या, क्लियर बॉटल जूस। तो बल्ले बल्ले हो जाएगी सर, दूध हमें ना, दूध नहीं, जूस हमको मिल गया जो कि क्लियर बॉटल जूस था, उसमें आपको किसी भी प्रकार के रेशे नहीं देखने को मिलेंगे, तो आपको एक अच्छा जूस मिल जाएगा। तो ये क्लियर बॉटल जूस बनाने के काम आता है।
तो आप नेम ऑफ एंजाइम को नोट करो, उसके सोर्स को लिखो, रोल को लिखो। तो पहला जो एंजाइम है वो जाइमेज है। बनाने के लिए जो सोर्स होता है वो सैकेरोमाइसिस होता है, जो कि एक प्रकार का यीस्ट है। वो करते क्या है, तो उसका यूज जो होता है, रोल क्या है सर, प्रोड्यूस इथेनॉल करने के काम आता है। नेक्स्ट एंजाइम का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बनाता है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये काम क्या करता है, ये क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करता है, इसीलिए क्लॉट बस्टर के नाम से भी इसको जानते हैं। ये प्रिवेंट करता है किससे, मायोकार्डियल इंफार्क्शन से, और लीडिंग टू हार्ट अटैक, यानी हार्ट अटैक से बचाता है। अगली बात करें एंजाइम की, तो लाइपेज होता है, इसका सोर्स आपको दिया नहीं है। ये ऐड करते हैं विद द लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन, ये रिमूव करता है हमारे ऑयली स्टेन को। नेक्स्ट जो होता है प्रोटीएसेस और पैक्टिनेस, ये क्या काम आते हैं, इसका भी सोर्स आपको दिया नहीं है। ये डाइजेस्ट कर देते हैं प्रोटीन और पैक्टिन को, और क्लियर बॉटल जूस प्रोड्यूस हो जाता है। तो आइए, नेम ऑफ एंजाइम में इतना ही है। अब आपके सामने जो तीसरी स्लाइड है वो भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप इनके रोल जो है डायरेक्ट बार बार याद करो, लिख लिख के, ऐसे याद नहीं होंगे जब तक आप इसको लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे। जितना घिसोगे उतना चमकोगे। तो बार बार लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो, जिससे आपको जो है याद हो जाए। तो पेपर के दिन आपको जो है एकदम से आपके दिमाग में ये आ जाए, छप जाए। मैं भी बोलते बोलते थक जाता हूं, क्योंकि मैं, आपको लगता होगा मैं काफी जोर से बोलता हूं। तो तीसरी टेबल बनाएं आप, ये दो टेबल आपके सामने आ चुकी हैं। इनसे क्वेश्चन आप जो है डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको नीट के एग्जाम में मिल सकता है। तो आइए, नेम ऑफ केमिकल के बारे में लिखते हैं, कोई केमिकल्स के नेम लिख लेते हैं, उनके सोर्सेस को लिखते हैं, टाइप ऑफ माइक्रोब लिखते हैं, और उनका रोल को समझते हैं। तो ये है हमारा, इसमें 4 पॉइंट बनेंगे, मतलब 4 भाग बनेंगे टेबल के। तो ये मार्कर थोड़ा सा दिक्कत करते हुए, तो लिखो नेम ऑफ माइक्रोब, नहीं नेम ऑफ केमिकल लिखो, माइक्रोब तो अभी नहीं, नेम ऑफ केमिकल्स। तो केमिकल का नेम आप यहां लिखोगे, फिर लिखोगे सोर्स, उसका सोर्स क्या है, यानी किस सोर्स से वो आपको प्राप्त हो रहा है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ माइक्रोब लिखोगे, यानी कौन से माइक्रोब उसे बना रहे हैं। और बाद में उसका रोल लिखोगे। तो ये सब आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो पहला आपके सामने जो केमिकल है वो है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए, जो ये साइक्लोस्पोरिन ए होता है, इसका जो सोर्स होता है वो होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। आपको जो है नेम से ही समझ में आ जाएगा उसका सोर्स। और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है सर, एक प्रकार की फंजाई है। तो आपको टाइप ऑफ माइक्रोब भी पता चल गया, और साथ में सोर्स क्या पता चला सर, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो लिख लो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये हो गया ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। टाइप ऑफ माइक्रोब की बात करो तो फंजाई में आता है सर ये, तो ये होगा फंजाई। इसका जो रोल होता है ना, ये क्या करता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है। आइए बताता हूं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट क्या होता है। यूज ऑफ या यूज एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। देखो, जब क्या होता है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है या फिर किसी भी प्रकार का ऑर्गन डोनेट किया जाता है, तो उसमें होता क्या है, हमारे अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन या इम्यूनो सिस्टम होता है ना, उसके अंदर ऑर्गन रिजेक्ट करने की क्षमता हो पाती है। मतलब कि आपने कोई ऑर्गन डाला, ट्रांसप्लांट किया, उसके बाद क्या होता है कि वो ऑर्गन रिजेक्ट भी हो सकता है। इसीलिए क्या करते हैं कि साइक्लोस्पोरिन ए के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे ऑर्गन रिजेक्ट ना हो सके। अगर ऑर्गन रिजेक्ट नहीं होगा तो ये किसमें हेल्पफुल है, हेल्पफुल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, हेल्पफुल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको जो है बढ़िया से समझ में आए,
और क्लीन नोट्स आपके बन सके, तो मैं साफ लिखने की भी कोशिश करता हूं। फिर आप स्टैटिन्स लिखो, स्टैटिन्स। तो स्टैटिन्स का जो सोर्स होता है वो क्या होता है सर? स्टैटिन का सोर्स होता है मोनास्कस परप्यूरस, मोनास्कस परप्यूरस, ये इसका सोर्स है। और मोनास्कस परप्यूरस क्या है सर? ये टाइप ऑफ माइक्रोब में यीस्ट है, ठीक है। यीस्ट मैंने आपको बताया था ये ग्रुप होता है, न कि आप यही आपके दिमाग में यीस्ट घुसते ही जो है आपके दिमाग में ये चलता होगा सैकेरोमाइसिस सेरिविसियाई, नहीं। ये एक प्रकार का मोनास्कस परप्यूरस भी यीस्ट है, और इसका जो रोल है ना वो क्या होता है सर? कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। और ये भी बचाता है सर हार्ट अटैक से। क्या स्टैटिन्स के इंजेक्शन लगते हैं? पिछले वाला भी तो आया था एक, जब हम बच रहे थे हार्ट अटैक से स्ट्रेप्टोकाइनेस की हेल्प से, पर वो अलग था। देखो जो ऑयली चीजें खाते हैं, मेरी तरह ऑयली सब्सटेंस खाते हैं काफी ज्यादा, आप भी खाते हो? हाँ खाते हैं यार, ऐसा थोड़ी कि हम बिना कोई शुद्ध आदमी है जो हम नहीं खाएंगे। तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट क्या करते हैं ना, जो कई लोग कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खाते हैं, उससे क्या होता है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाता है। जैसे ए है, वो आपने कोई खाया ऐसा चीज और वो हमारे अंदर क्या बढ़ा रहा है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, यानी कोई एंजाइम है जो कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा रहा है। तो ये क्या करेगा? जो ये स्टैटिन होता है ना, ये स्टैटिन क्या करता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिट कर देता है, यानी उस एंजाइम की जगह पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कर देता है। तो लिखो स्टैटिन्स ब्लॉक्स या ब्लॉक द एंजाइम कॉम्पिटिटिवली, यानी ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कर देता है, उसको जुड़ने नहीं देता, अपना जुड़ जाता है। तो वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है सर? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के खतरे घट जाते हैं। तो आइए अब जितना हमने पढ़ लिया उसकी एनसीईआरटी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, दिमाग में सब आपके छप जाए और आपको जो है पढ़ने में आसानी हो। तो मैंने जितना भी चीज पढ़ा है इसको आप एक बार एनसीईआरटी से देखो, अपनी एनसीईआरटी को खोलो और उसमें नोट करो। देखो ये वाली हेडिंग डली हुई है जो मैंने आपके सामने लिखी है, केमिकल्स एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या लिखा है? माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल्स एंड एंजाइम। एग्जाम्पल कह रहा है एसिड प्रोड्यूसेस बाय एस्परजिलस नाइगर, मैंने आपको लिखाया था, जो कि फंगस होता है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिटोबैक्टर एसिटाइल, जो कि बैक्टीरियम में एसिटिक एसिड देता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम और बैक्टीरियम ब्यूटाइलिक एसिड देता है। और लैक्टोबैसिलस, जो कि बैक्टीरियम होता है, लैक्टिक एसिड देता है। तो पहली आपके सामने बिल्कुल स्लाइड डिस्कस हो गई है, आपने नोट कर लिया होगा। आगे पढ़ो, आगे आपसे कह रहा है यीस्ट, जो कि सैकेरोमाइसिस सेरिविसियाई है, ये यूज होता है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ये भी लिखाया था। माइक्रोज आर ऑल्सो यूज प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, ये भी बोला था। लाइपेज यूज होता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। देखो एज इट इज लाइनें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, तो आप अगर मेरे नोट्स को पढ़ लेते हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पर आप एनसीईआरटी अपनी तरफ से पढ़ लेना। कहीं मैं कुछ चीज छोड़ तो नहीं रहा हूं, क्योंकि सिलेक्शन तो आपका होना है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपकी जो तैयारी है उसमें सब कुछ कर देना है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस साल बहुत बेमिसाल समझ लेना। इस साल में आपको अभी भी 4 मंथ है, तो उसमें आप दबा के पढ़िए, जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना आपके सामने चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। बातों पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जो है अपनी बातें बहुत ही कम करता हूं, बीच बीच में कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूं तो चल देता हूं, तभी मैं आपके सामने सब कुछ लिख के लाता हूं ताकि मैं भावनाओं में ना बह जाऊं। आगे क्या कह रहे हैं? Yeast Saccharomyces cerevisiae is used commercial production of ethanol. Microbe are also used as a production of enzyme. Lipase is used as detergent formulation and helpful for the removing oily stains from the laundry. सब कुछ लिखा हुआ था। फिर क्या कह रहा है? You must have noticed that the bottled fruit juice brought from the market, जो मैं आपसे बोल रहा था, वो क्लियर होता है
एज कंपेयर टू दो मेड होम, यानी जो हम घर में बनाते हैं उसके कंपेयर में वो क्या होता है सर, क्लियर होता है। तो क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ बॉटल्ड जूस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पेक्टिनेस एंड प्रोटीएसेस। जो प्रोटीएसेस होते हैं और पेक्टिनेस होते हैं वो उसमें मिलाए जाते हैं। और क्या होता है, ये किससे मिलता है? तो स्ट्रेप्टोकाइनेस से प्रोड्यूस होता है। ये कैमरे के सामने मक्खियां बहुत आ रही हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, जो कि बहुत परेशान कर रही है। आपने एक लेक्चर में देखा होगा जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन था, वहां पर भी ये थोड़ी सी दिक्कत कर रही थी। तो आगे पढ़ लेते हैं। प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम जो कि स्ट्रेप्टोकोकस है, एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो मैंने आपके सामने लिखा था, इज यूज्ड बाय अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग clots in blood vessel of a patient who have undergoing myocardial infarction leading to heart attack, ये भी लिखा है। Another bioactive molecule जो कि साइक्लोस्पोरिन ए है, आपके सामने लिखा है, used as immunosuppressive agent जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हेल्प करता है, इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये की एक फंजाई है। तो आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, सारे नोट्स एनसीईआरटी से हैं। फिर क्या कह रहा है आगे, आप देखो स्टैटिन्स, ये देखो स्टैटिन्स बाय ईस्ट, ये लिखा है ईस्ट, मोनास्कस परप्यूरस हैव बीन कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है, और इट एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटिंग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो सब आपके सामने मैंने जो लिख रखा है ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है। आप अगर ये पढ़ लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आपको देखने में पता चल रहा होगा कि सर कितनी मेहनत की जा रही है और कितना आप उसका आउटपुट देंगे। तो मैंने जो अभी मैं बायोगैस के बारे में भी पढ़ा सकता हूं, पर लेक्चर 26 मिनट से ऊपर जा चुका है, तो आपके दिमाग में लोड पड़ जाएगा। आपको क्या करना है, इस टेबल को, ये जो मैंने टेबल आपके सामने बनाई थी, इन तीनों टेबल को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका जो है कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट हो जाए। जब आप ये सब कर लेते हैं तो इसके ऊपर डीपीपी लगाइएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इसके ऊपर अभी एक डीपीपी भी ले आऊंगा, तो मेरे संग बने रहिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस लेक्चर। मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, आपको पता ही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी जर्मनी या क्या कहते हैं कई विदेशों से जो मैंने इंग्लिश सीखी है, यूनाइटेड किंगडम, यूएस से, तो उसको मैं जो है अच्छी तरह से यूज़ कर सकूँ। तो आप मुझको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय। बने रहने के लिए इस लेक्चर में बाय बाय।